जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर, जहाँ पे फिर 25 क्वेश्चन के बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें आंसर्स बताएंगे। और जैसा कि आपका लगातार बहुत सारा प्यार मिल रहा है बच्चों, इसी तरह लगातार अपना प्यार बनाए रखें, है ना। एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, होली के त्यौहार में आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाएगी। तो ये सारी प्रिपरेशन आप ही के लिए की गई है, ताकि आप होली में ठीक है त्यौहार मनाएं, लेकिन बैक टू स्टडी उतने ही क्विकली आएँ। जैसे ही आप यूट्यूब खोलें तो आपको तुरंत वीडियो मिले और आप कम से कम 25 क्वेश्चंस होली वाले दिन भी या उसके अगल बगल दिन में भी आप इन क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन का पार्ट जितने लोग भी नहीं बने हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन बेटा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एप्लीकेशन का पार्ट आप जितनी जल्दी बनेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट काउंटर्स, लाइव क्लासेस और आपको मतलब मॉक टेस्ट और हर एक चीज़ PDF में नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये एक बेस्ट कलेक्शन है जो वर्चुअली बच्चा एक्सपेक्ट करता है टीचर के थ्रू। इंटरेक्टिव सेशंस एंड ऑल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आराम से मिल जाएंगी। तो एडमिशन स्टार्ट है, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका पार्ट ज़रूर बन जाए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो इसका पार्ट बनना भूलें नहीं, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, √2 और √5 के बीच सभी अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्या दिया हुआ है, √2 और √5 के बीच सभी अपरिमेय संख्या का समुच्चय का अनंत समुच्चय है। क्या ऐसा होता है, √2 और √5 के बीच में जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं, क्या सेट ऑफ ये इनफाइनाइट सेट्स होते हैं? बिल्कुल बेटा, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। कैसे कि √2 और √5 अपरिमेय संख्या है। ये कितना लिखा हुआ है, 1.414, और ये क्या है 2.25 समथिंग है। इनके बीच में चाहो तो आप इनफाइनाइट, ये तो एक थ्योरम भी होता है। थ्योरम क्या होता है कि दो परिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अंक होते हैं, है ना। कोई भी आप दो परिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्या लीजिए, दो रैशनल या दो इरैशनल लीजिए, तो इनके बीच में हमेशा आपको अनंत संख्याएं मिलेंगी। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 100 इज फाइनाइट सेट। मतलब 100 से छोटी विषम पूर्णांक संख्याएं क्या फाइनाइट होती हैं, यानी कि आपकी क्या ये सारी संख्याओं को आप गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि 100 से छोटी जो होती हैं, 100 से छोटी जो आपकी ऑड नंबर जो होते हैं वो आपके इनफाइनाइट होते हैं। जैसे -13 आपने क्या सुना है, वैसी संख्या जिनको आप 2 से भाग नहीं दे सकते, उसको आप विषम संख्या बोलते हैं। तो -13 को भी आप कहाँ 2 से भाग दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए जितने भी नेगेटिव ऑड नंबर्स भी होंगे उनको भी हम काउंट करते हैं। इसलिए आपके सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 100 इज फाइनाइट सेट गलत बात है, ओनली 1 सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में देखा जाता है ऐसे सवाल। दिया है y = x, x² x³ ऐसे एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, और अगर आप इस इनफाइनाइट सीरीज को ध्यान से देखें तो क्या ये एक GP बन रही है इनफाइनाइट सीरीज की, जहां पे आपका फर्स्ट टर्म a बराबर क्या है, x है, और आपका जो कॉमन रेशियो है r वो कितना हो जाएगा, x² x, यानी कि x हो जाएगा। तो s इंफिनिटी यानी कि अनंत संख्याओं का योग कितना होता है, गुणोत्तर श्रेणी में a/1 - r होता है। यहाँ कितना होगा, a की वैल्यू x/1 - कितना है x, और इन सब का योग कितना दिया है, हमें y दिया है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, y - yx = x। x वाले टर्म्स अगर हम एक तरफ ले जाएं तो x ब्रैकेट में आएगा 1 + y, तो x की वैल्यू क्या मिली, y/1 + y, y/1 + y, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। GP, देखो GP का ऐसा सवाल आया हुआ है पेपर में, A, B, C are in GP where A is greater than 0, B is greater than 0 and C is greater than 0, मतलब तीनों जो हैं वो 0 से बड़े हैं। अगर ऐसा है बेटा तो आप बस एक सिंपल सी चीज याद रखो कि A, B, C अगर आपके GP में है, ठीक है, किसमें, GP में है, तो A, B, C का कोई भी पावर हमेशा किस में होगा, GP में ही होगा, कोई भी पावर। तो यहाँ कितना किया है, पावर 2 कर दिया, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर k की वैल्यू मैं -1 कर दूं,
k की वैल्यू कितनी रख दूं, -1 रख दूं, तो यहाँ क्या होगा 1/a 1/b 1/b हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है ना। 1/a 1/b 1/c आएगा तो वो भी जीपी हो जाएगा। अगर k की वैल्यू 1/2 कर दें, है ना, k की वैल्यू 1/2 कर दें तो √a √b √c हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी तीनों ही पॉइंट एकदम सही है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन आया। अगर आपको ये पता है कि ABC अगर आपका जीपी में है तो ABC का कोई भी पावर आपका हमेशा जीपी में होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया है, 3nc 2n बराबर है 3nc 2n-7। अब यहाँ पे आपको c की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कभी भी NCR1 अगर बराबर दिया है NCR2 के, दो केसेस निकलते हैं। पहला केस तो R1 बराबर R2 हो जाए, ये तो ये होगा, या तो दूसरा केस होता है कि R1 प्लस R2 बराबर हो जाए आपका N। यही दो केसेस होते हैं, R1 प्लस R2 बराबर N हो जाए। अब यहाँ आप देख रहे हो 2N है, 2N क्या बराबर होगा कभी भी 2n-7 के? कभी नहीं बराबर होता, है ना, ये तो देख के हम बता सकते हैं। इसका मतलब 2n प्लस 2n-7 बराबर कितना हो जाएगा 3n के। यहाँ से कितना आया 4n-7 इज इक्वल्स टू 3n, तो n की वैल्यू आई आपकी 7, n की वैल्यू आई 7। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है तो 7 n की जगह 7 रख दीजिए। c 7-5 यानी कि 2, 7c2 कैसे सॉल्व करते हैं, 7 × 6/2 करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा, यानी 21 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हर संडे आपका मॉक टेस्ट हो रहा है, तो मॉक टेस्ट का पार्ट बनना ना भूलें बेटा। यही जो मॉक टेस्ट आप देखते हैं ना, यही आपकी सफलता की सीढ़ी बनती है, यही आपका परफॉर्मेंस बताता है ना। और देखो मॉक टेस्ट के बहुत बच्चे पार्ट बन रहे हैं। अगर आप भी इस मॉक टेस्ट का पार्ट बनेंगे तो आप भी अपनी रैंकिंग और अपनी परफॉर्मेंस जज कर पाएंगे कि आप किस लेवल पे हैं, किस ग्राफ में, कहाँ पे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट तो बेस्ट चीज होती है जहां पे आप अपने आप को जज कर पाते हैं, तो इसका पार्ट जरूर बने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला है, अ क्वेश्चन इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक क्वेश्चन 3 बच्चों को दिया गया है, whose chances of solving is 1/2, 1/3 and 1/4 रिस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब है ए उस सवाल को सॉल्व कर दे उसकी प्रायिकता कितनी है 1/2, है ना। बी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, सी की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब क्वेश्चन तो कभी भी सॉल्व हो जाएगा। मान लो ए ने किया, बी सी ने नहीं किया, बी ने किया, ए और सी ने नहीं किया, सी ने किया, ए बी ने नहीं किया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है। ए बी ने कर दिया, सी ने नहीं किया, बी सी ने किया, ए ने नहीं किया, ए और सी ने कर लिया, बी ने नहीं किया। अब तीसरा केस तीनों ने कर लिया। अब मल्टीपल केसेस बनाने से अच्छा है कि हम इसको कर लें कि मान लो ए ने भी नहीं किया, बी ने भी नहीं किया और सी ने भी नहीं किया। इसके अलावा जो केसेस बचेंगे उसमें कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो गया होगा। एक ही केस है जब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, कब, जब तीनों से ना हुआ। तो ए से नहीं होने की पॉसिबिलिटी, ए से कोई काम होने की पॉसिबिलिटी 1/2 है, तो ए के किसी काम की नहीं होने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 होगी। ए बी के किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी 1/3 है, तो बी से किसी काम के नहीं होने की पॉसिबिलिटी क्या 2/3 नहीं होगा, है ना। 3 में से एक बार हो जा रहा है तो 3 में से 2 बार वो काम नहीं होगा। सी से कोई काम होने की पॉसिबिलिटी 1/4 है, तो सी से कोई काम नहीं होने की पॉसिबिलिटी 3/4 होगी। और हम कह रहे हैं कि हम तीनों से नहीं होने देना चाहते क्वेश्चन। अगर तीनों से नहीं होगा तो 1/2 × 2/3 × 3/4 आपका कितना, टोटल केस कितने होते हैं 1, टोटल में से माइनस कर देते हैं, जो बचेगा उसमें कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो चुका होगा। तो यहाँ से कितना है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 1/4 बचा, दैट विल बी 3/4, है ना। इस तरीके से आपका क्या होता है कि आप बहुत सारे केसेस बनाने से बच गए। उस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी और उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान दें, अच्छा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, a sin x प्लस b cos x। अगर आपको ये दिया है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू, न्यूनतम मान, वो होती है -a² + b²। ये होती है आपकी मिनिमम वैल्यू,
है ना, और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अधिकतम मान। ये बड़ा सीधा सिंपल सा नियम है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ ए और बी का मान क्या है 1 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू सबको दी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 1 + 1 यानी कि √2। सेकेंड ऑप्शन ए का सेकेंड ऑप्शन यानी कि ये और ये तो होगा नहीं, बचे दो। इसका चेक कर लेते, 3 4 है तो 5 ही होगा भाई, ये तो ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, है ना। कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर आपको ये करने की जरूरत पड़ रही है तो प्रिपरेशन बहुत वीक है आपकी, ये बात याद रखें और यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के नियम से 3 4 रखेंगे तो आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b का कितना हो जाएगा 3, b का 3 भी दोनों जगह दिया हुआ है। अब हम देख लें कि √10 किसका आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो √10 क्या इसका आएगा, देख लेते हैं। इसका क्या आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 + 1 √5 आ रहा है, यानी सी का आ रहा है 4। सी का 4 एक ही ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। अब डी का जब निकालोगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, तो √10 आएगा और डी का आपका 1 ही आएगा, ये बात श्योर है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है, आसान सा सवाल है और ऐसे पेपर में आए हुए सवाल है बेटा, ये मत सोचना, है ना। यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, बट हाँ आपके कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अगर आपको दिया है 3 cos θ = 4 sin θ, तो आप बताओ क्या यहाँ से आप लिख सकते हो कि tan θ का मान बराबर हो जाएगा 3/4 के। आपसे पूछा क्या है, tan 45 डिग्री प्लस θ, और ये क्या tan a + b का फॉर्मूला है, तो कितना हो जाएगा tan 45 यानी 1 प्लस tan θ अपॉन 1 माइनस tan θ हो जाएगा। tan θ की चुपचाप उठा के वैल्यू रख दो, 1 + 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4। इधर कितना आ जाएगा 7/4 और नीचे आ जाएगा 1/4। 1/4 4 कैंसिल, बचा कितना 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड्स में आंसर आता है बस अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन पे ना बड़े बार क्वेश्चन आए इसीलिए बार बार इसको लिया, तो ये तो एकदम रट भी जाना चाहिए बच्चों को कि tan इनवर्स अगर कभी 1/2 दिया है प्लस tan इनवर्स 1/3 होता है तो ये π/4 आता है ना। 2 3 4 1 1 π ऐसा होता है अगर पैटर्न आपको रटा होता है तो। अभी यहाँ पे x दिया हुआ है, प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan इनवर्स, कितना होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू x/3 इज इक्वल्स टू π/4। अब tan इनवर्स इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, इधर कितना आएगा 3 + 2x अपॉन 6 अपॉन 6 माइनस x अपॉन 6 कैंसिल, तो मिलेगा कितना π/4, ये कितना आ गया 1 आ गया, है ना। π/4 इधर गया तो ये कितना हो गया 1, तो 3 + 2x इज इक्वल्स टू 6 माइनस x। यहाँ से सॉल्व करो कितना आएगा, x को इधर भेज देते तो x की वैल्यू आ गई 3। जब x की वैल्यू एक सेकेंड हाँ, तो जब x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। अभी तक ये पैटर्न अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको ये पैटर्न अच्छे से पता हो जाना चाहिए कि 1/2 और 1/3 होता है तो यहाँ पे π/4 होता है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको दिमाग में याद रहते हैं तो वो जल्दी सॉल्यूशन लेके आते हैं, है ना, और ये पैटर्न्स आपको अच्छे से याद रखने ही चाहिए। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सवाल है। देखिएगा जरा, ए साइड अगर कोई ट्रायंगल है ABC है, एंगल क्या है A B और C, तो आप क्या लिखते हैं A अपॉन ये साइड A अपॉन एंगल A साइन A, B अपॉन साइन B इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C होता है। ये कांस्टेंट होता है, लेकिन मैं बता देती हूँ ये कांस्टेंट होता कितना है 2r के बराबर, जहां r की वैल्यू होती है 4ABC अपॉन 4 डेल्टा। क्या होती है r की वैल्यू ABC अपॉन 4 डेल्टा होती है r की वैल्यू। r को बोलते हैं परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस। ऑल्दो अभी आपको इस क्वेश्चन में पूरी डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखना था। अगर ये आपको दिया है a साइड दी है 2, अगर हम इन दोनों को देख लें बस 2, साइन ए आपको दिया है 2/3 और b साइड आपको दी है, आपसे पूछा जा रहा है साइन b। आसान सा सवाल। तो ये 2 कैंसिल 3 ऊपर गया तो 3 बराबर 3 अपॉन साइन b हो गया और 3 कैंसिल तो साइन b बराबर 1 आ गया।
साइन बी बराबर 1 यानी बी का वैल्यू कितना आया 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक सेट है, एक सेट में आपको ये इक्वेशन दी है, सेट बी में आपको ये दिया है। अरे भाई ये वर्ल्ड फेमस इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी? x² + x + 1 = 0। इसके रूट्स क्या होते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। x² - x + 1 = 0, इसका रूट क्या होता है? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपको सेट ए में दिया है x बराबर ये, तो मतलब x के जो रूट हो गए x³ - 1 को आप क्या लिख सकते हैं? x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² + x + 1 = 0 हो जाएगा। तो आप बताओ सेट ए में जो रूट्स आएंगे वो क्या आएगा? ये आएगा, इसका तो इससे 1 आएगा, इसके रूट्स क्या होते हैं? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और सेट बी में तो सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन लिखी है, x² + x + 1, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि A B किसके बराबर होगा? A B में जो आपका आएगा वो आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब आप बताओ ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है -1 + √3i/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर आपका क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आपका क्या होता है? -1 - √3i/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ये ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा। अपॉन में 4 तो होता नहीं है, कितना होता है? 2 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा ये है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ऑलवेज हैव अ रियल रूट? है ना, वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक मूल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अगर d > 0 है तो हमारे मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, यानी कि r से बिलोंग करेंगे, है ना। अगर d = 0 है तो हमारे मूल क्या होते हैं बेटा? बराबर हो जाते हैं। अगर d < 0 होते हैं तो हमारे मूल जो होते हैं वो काल्पनिक हो जाते हैं, यानी कि i को बिलोंग करते हैं। और यहाँ से आपको एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि अगर d < 0 है, एक मूल अगर आपका 1 + ib टाइप का है तो दूसरा मूल जरूर 1 - ib टाइप का होता है। मतलब दोनों काल्पनिक होंगे और दोनों देख के आपको पता चल जाने चाहिए कि दोनों मूल क्या होंगे। अब हमें क्या बोला है? दोनों मूल वास्तविक होने चाहिए। वास्तविक होने का मतलब है d > 0 रखना है। अगर d > 0 रखना है तो x² + mx + 2 = 0। d कितना होता है भाई? b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। b की जगह है वैल्यू m, a की जगह है आपकी 1 और c की जगह है आपकी 2 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? m² - 4a1 और c कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या मिला? m² इज ग्रेटर देन 8। सो ये कहाँ देख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आंसर सी का ऑप्शन होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट बेटा, मॉक टेस्ट अब तो मतलब एग्जाम का पीक टाइम चल रहा है। अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया तो क्या ही किया, है ना। रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते रहो। अपने स्क्रीन, अपने जितने भी टेस्ट रिकॉर्ड्स हैं उनको अपने पास रखो, अपनी प्रोग्रेस रिकॉर्ड जज करो, है ना। और एनडीए ओरिएंटेड ही मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। ये मॉडल पेपर आपको मिल रहा है बहुत ही चीप प्राइजेस पे मिल रहे हैं, है ना। तो कहीं पर भी और आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको स्टैंडर्ड लेवल के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो यहीं से मॉक टेस्ट लगाएं और उनके स्क्रीन मतलब रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके रिजल्ट रिकॉर्ड्स हैं उसको अपने पास रखिए और अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करिए कि अब अगर पिछली बार से मेरा मॉक टेस्ट इंक्रीज कर रहा है कि क्या हो रहा है। ये आपके पास प्रॉपर नोट्स आपकी होनी चाहिए। एक स्मार्ट प्रिपरेशन करने वाला बच्चा हमेशा अपने पास इतने रिकॉर्ड्स तो रखता ही है। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट के इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? आपसे x का मान पूछा गया है। अगर x का मान आपसे पूछा गया है तो आप इसको एक्सपैंड करो। 0 से एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -x - a लिखा आपने और फिर इधर क्या आएगा? इसको छोड़ा, ये 0 और यहां से कितना आ जाएगा? -x + b x - c आया। x + b x - c आया और साथ ही साथ प्लस कितना आया? x - b आया और x - b को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो x + a x + c और -0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से सबसे अच्छा तरीका होता है वैल्यू पुटिंग कर दो, है ना। क्यूबिक क्वाड्रेटिक कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर x की वैल्यू सबसे आसान 0 पुट कर दे, यहाँ कितना आएगा? -a, यहाँ आएगा 0, कितना आएगा? माइनस में -bc आ जाएगा प्लस -b, यहाँ कितना आएगा? बाहर -b और अंदर बचेगा ac, है ना, और -0 है ये।
यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस ए बी आएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ए बी सी माइनस ए बी सी आपको मिला विच इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 ही आना चाहिए। तो x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल आसान सा सवाल है, देखिएगा जरा। आपको बोला है डेल्टा जो है इस डिटर्मिनेंट का मान है, इस सारणिक का मान क्या है, ये डेल्टा है। तो आपसे इसका मान पूछा है, भाई यहाँ से p कॉमन ले लेंगे, यहाँ से q कॉमन ले लेंगे तो p q इंटू डेल्टा आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और ये आया हुआ सवाल है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, और फ्री के नंबर यहाँ से मिल गए आपको। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रिक समझाते हैं जी एवरेज का। ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2021 में इस तरह का एवरेज का बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। आप ये देखिएगा 21 ऑब्जर्वेशन, मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ आप वो देखिएगा। 21 नंबर का 21 ऑब्जर्वेशन का औसत है आपका 75। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना। इफ 2 ऑब्जर्वेशन आर डिस्कार्डेड, यानी इनमें से 2 ऑब्जर्वेशन निकाल दी तो अब बची कितनी, 10। यहां हम लिखते हैं क्वांटिटी, यहां लिखते हैं हम एवरेज। 10 क्वांटिटी का एवरेज अब कितना रह गया, 65 हो गया। तो आपसे ये बोल रहा है जिनको आपने दो क्वांटिटी को निकाल दिया है उसका आप मीन बताओ, यानी कि मध्य बताओ। पहले तो उसका योग आना चाहिए, और योग देखो कैसे आएगा, बड़े ही आसानी से। हमेशा आप क्या किया करो, यहां का डिफरेंस कितना है 2, इस नंबर से मल्टीप्लाई करो यानी 75 हो गया, प्लस यहां का डिफरेंस कितना है 10, इस नंबर से मल्टीप्लाई करो यानी 10 इंटू 10 आ गया। ये जो दो संख्याएं जो भी निकली होंगी या घटी होंगी या जुड़ी होंगी, हमेशा आपको ये करना होता है। अगर कुछ संख्या उनका औसत कुछ दिया हुआ है और उनमें कुछ संख्या निकाल दी जाए या कुछ संख्या जोड़ दी जाए, है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज बदलेंगे, औसत बदलेगा। तो आप उन क्वांटिटीज का आराम से सम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैटर्न। आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। क्या किया हमने, इस नंबर को लिखा, यहाँ का डिफरेंस लिखा, फिर ये नंबर लिखा और यहाँ का डिफरेंस लिखा। जो दो संख्या आपने निकाली वो उनका योग आ गया, कितना हो गया 150, और यहाँ से आया 100। तो जो दो संख्या निकाली वो उनका योग कितना रहा होगा 250। उनका क्या पूछा है, मीन दो संख्या निकाली थी तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 125 आया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियरली, ठीक है। अब इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक आपका समांतर चतुर्भुज है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके। मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका -3,4, ये दिया है 0,-4, ये दिया है 5,2, और ये कोई पॉइंट होगा अल्फा बीटा। हमें यही पॉइंट निकालना है। भाई ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है कि पैरेललोग्राम जो है वो आपस में जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण जो होते हैं, उनको बराबर भागों में काटते हैं, यानी दिस थिंग दिस ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मध्य बिंदु है ना, यानी इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वही इन दोनों का भी मध्य बिंदु होगा। तो इन दोनों का मध्य बिंदु कैसे निकालते हो, 5 -3 है ना, 5 प्लस सॉरी 2 पॉइंट्स हैं आपके x1 y1 और x2 y2। इनके मिड पॉइंट्स को आप कैसे निकालते हो, आप यहाँ पे मान लो xy मिड पॉइंट है तो आप निकालोगे x इज इक्वल टू x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 बाई 2, और y वाला कोऑर्डिनेट आएगा y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाएगा। मिड वाले कोऑर्डिनेट आएंगे, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो इन दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा -3 प्लस 5 बाई 2, और ये जो बीच वाला पॉइंट आएगा क्या इन दोनों को जोड़ने से भी वही आएगा अल्फा प्लस 0 बाई 2। तो यहाँ से क्या आया, अल्फा का मान क्या 2 आया। अल्फा का मान 2, यानी कि 2 तो 2 ही ऑप्शन में दिया है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, यानी ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब निकालते हैं 4 और 2, 4 प्लस 2 बाई 2 जो आएगा मिड पॉइंट y कोऑर्डिनेट वही इन दोनों से आएगा। बीटा -4 बाई 2 से 2 कैंसिल, ये 6 आया, 6 प्लस 4 आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की बेस्ड प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है यदि P पॉइंट ये दिया है, अक्षों के बीच एक रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये भी मध्य बिंदु पे आधारित है बेटा। आप देखिए कोई रेखाखंड है जो अक्षों के बीच में है, ऐसे जा रही है, उसका जो मध्य बिंदु है ये जो पॉइंट P है ये क्या है 3,4 है। तो आपसे जो पूछा गया है इसमें कि बोला है रेखा का समीकरण आप बताइए। पहली बात तो रेखा का समीकरण जब भी इस फॉर्मेट में आता है कि ऐसे लाइन काट रही होती है, यहाँ x एक्सिस को y एक्सिस को, मान लो x को काट रही है a, 0 पे,
है ना। एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा होगा, a, 0 और ये वाला पॉइंट है 0, b। तो लाइन की इक्वेशन आप डायरेक्टली लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, अंतःखंड रूप यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म। तो लाइन की इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे अगर हमें ये दोनों पॉइंट्स पता चल जाए। ये पॉइंट कैसा होगा, कोई h, 0 टाइप का होगा, ये वाला पॉइंट कोई 0, k टाइप का होगा। तो इन दोनों का मध्य बिंदु ही तो ये है। तो h प्लस 0/2 इज इक्वल टू 3 हुआ, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और k प्लस 0/2 ये आपका होगा 4, तो k का मान आ गया 8। तो अब अगर ये कोऑर्डिनेट आपका हो गया 6, 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0, 8, तो आप बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती। कैसे लिखोगे, x बाई किस पे काट रहा है, 6 पे, y बाई किस पे काट रहा है, 8 पे, बराबर 1। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से आप ले लो, जब आप कितना एलसीएम हो जाएगा इसका, 24, 24 आएगा, तो ये हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24, यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 24। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपको दिया है, यदि त्रिज्या b इकाई का केंद्र इतना है, एक सर्कल है, उसका केंद्र क्या है आपका 0, b है, जिसकी त्रिज्या आपकी b है, जिसकी त्रिज्या आपकी b है। इस वृत्त के पर एक रेखा, ये जो है ये स्पर्श रेखा है, मतलब ये जो है ये टेंजेंट का काम कर रही है, मतलब टेंजेंट कहीं ऐसे बन रही होगी ये, और ये लाइन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x माइनस √2। ठीक है, तो आपसे पूछा है b का मान। क्या आपको पता है कि कोई अगर पॉइंट अल्फा बीटा है और हमारी एक लाइन है, क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 लाइन है, तो इसके बीच में एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, मॉड में रखते हैं, इन पॉइंट्स को इस लाइन में रख देते हैं, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देते हैं। क्या कुछ ऐसा ही काम आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ये जो दूरी b है, ये क्या है, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी है। तो हमने क्या किया, इन पॉइंट को उठा करके ये लाइन को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x माइनस वाई माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन में, लाइन को पहले इस फॉर्मेट में लिख तो लो। अब x की जगह क्या रखना चाहिए, 0, y की जगह रखना चाहिए b, और √2 तो ऐसा ही रहेगा, अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 आ गया। तो यह जब मॉड हटेगा ये कितना हो जाएगा, √2b, और ये पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, b √2 आ जाएगा, b प्लस √2। अब b वाला इधर, इसको इधर भेजते हैं, तो आ जाएगा आपका आ जाएगा b की वैल्यू, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड देखिएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2b माइनस b इज इक्वल्स टू √2 आया। तो b की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, √2 माइनस 1, तो √2 अपॉन √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, और ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देना चाहिए, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके, √2 प्लस 1 ऊपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा, 2 प्लस √2 हो जाएगा, और नीचे क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बस सिंपल क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी कि त्रिज्या दी है, इसका मतलब केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी दे दी है, तो एक बिंदु से स्पर्श रेखा की हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर, है ना, डिफेंस में मेडिकल हेल्थ की आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस है, जो कि एकमात्र एमकेसी आपको प्रोवाइड करता है। तो मेरा कहना ये है कि बेस्ट तरीका ये है ऑफलाइन प्रिपरेशन का, जल्दी से बैग पैक करो और प्रयागराज आ जाओ, है ना, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। चलिए अगला सवाल क्या है, आपको दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी दो आपके अशून्य वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों को जब आपने जोड़ा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया, और इन दोनों को जब आपने घटाया तो जो इनके मापांक है वो दोनों बराबर है। क्या आपको पता है ए प्लस बी मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ का स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है ना, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो वही काम करते हैं। सिमिलरली माइनस का भी फॉर्मूला आएगा, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा
इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा, है ना। अब आप देखो स्क्वायर से रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब इसको मत कैंसिल कर देना, ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 4 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो बोल दिया ना शुरुआत में कि ये दोनों जो वेक्टर है ये नॉन जीरो है, यानी अशून्य वेक्टर है। अशून्य वेक्टर है तो ए और बी तो जीरो हो नहीं सकता, होगा कौन जीरो, कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। और जो मेरे ऑनलाइन के बैच के ऑलरेडी बच्चे होंगे उनको मैंने बता रखा है कि ये क्वेश्चन ना इस पैटर्न पे कई बार आया है, और जब वेक्टर कराया है तो इस पे क्वेश्चंस भी कई बार कराए हैं कि जब भी दो का सम और दो का डिफरेंस बराबर हो तो वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, इस बात को याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है, जिन बच्चों ने हिंदी में देखना है वो ये क्वेश्चन हिंदी में देख सकते हैं। अगला सवाल ये पूछा है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, एफ एक्स दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब ये पूछा है कि फंक्शन कैसा है, इवन है ऑड है। अच्छा, बोथ इवन ऑड तो हो ही नहीं सकता ना एट अ टाइम, ये तो एब्सर्ड ऑप्शन है, बोथ इवन ऑड होता ही नहीं है, या तो विषम होगा या तो सम होगा या तो दोनों नहीं होगा। देखते क्या होगा, अगर एफ x की जगह माइनस एक्स रख दे और वापस एफ एक्स आ जाए तो इस तरह के फंक्शन हमारे क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। अगर इसी डेफिनेशन पे माइनस एक्स रख दूं और माइनस ऑफ एफ एक्स निकल के आ जाए तो ये ऑड की डेफिनेशन होती है ना। ये 2-3 बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ग्राफिकली भी मैंने क्लास में अच्छे से समझा रखा है। अब अगर इस फंक्शन में x की जगह हम माइनस एक्स रख दें तो कितना आएगा, f ऑफ माइनस एक्स। देखते हैं जरा, ये मॉड के अंदर माइनस एक्स माइनस एक्स का क्यूब, ये तो पॉजिटिव आएगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x क्यूब आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, ये ना तो एफ एक्स के बराबर है ना तो एफ एक्स के बराबर है और ना ही बराबर है माइनस ऑफ एफ एक्स के, तो ये ना तो इवन है ना तो ऑड है। ये फंक्शन कैसा है, ना तो इवन है ना तो ऑड है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है कि लिमिट, ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है, आपसे पूछा है लिमिट एफ एक्स क्या है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1, अगर 1 को टेंड करेगा तो ऊपर से कितना आएगा 3 और नीचे से आएगा 1। भाई ऑब्वियसली लिमिट, ये बात सही है कि अस्तित्व नहीं है क्योंकि दोनों लिमिट्स क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अगर दूसरा देखा जाए कि अवकलनीय है x इज इक्वल्स टू 0 पे, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो +1 आएगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, और दोनों डिफरेंशिएशन डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत है आपका, 2 वाला नहीं होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे सतत है, यानी कंटिन्यूअस है। एक्स की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे कितना आया 2, एक्स की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे कितना आया 2, दोनों 2-2 आ रहा है ना, दोनों 2-2 आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है, 0 से π/2 e की पावर sin x और क्या आया cos x dx। अगर हम sin x को पुट कर दें t तो हमारा आएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो हमने रखा है e की पावर t। अच्छा, अगर ये है वैल्यू, ठीक है, अगर x का मान 0 होता है तो t का मान कितना होगा 0, x का मान π/2 होगा तो t का मान हो जाएगा 1, तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 0 से 1 dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, और ये क्या रखा 0 से 1 रखा, तो 1 रखोगे तो e आएगा, 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, यानी e-1 आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये सवाल था। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, आपको एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व दिया हुआ है, एक आपको क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन किसकी है भाई, ये इक्वेशन सर्कल की है। कैसे, y माइनस अंडर रूट y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आप लिखोगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो एक सर्कल होता है,
जिसका रेडियस क्या होता है, जिसका ओरिजिन सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा और जो रेडियस होगा वो आपका 1 होगा। अब क्या बोला, इसने बोला कि आपको एक एरिया निकालना है जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन। y इज इक्वल टू एक्स लाइन कहां से जाएगी, ये ऐसे जाती है बीच से, और y इज इक्वल्स टू y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कर्व के बीच में द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक सर्कल के अंदर हो, x इज इक्वल्स टू y लाइन हो और y इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0। यानी क्या पूछ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, किससे, इस एरिया के बाउंडेड रीजन में कितना होगा। भाई ये देखो, ये पूरे का पाई आर स्क्वायर होगा, पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1, यानी पाई आया पूरे सर्कल का रेडियस एरिया, और उसका 1/4 करोगे तो ये एरिया आएगा, और उसका भी आधा करोगे तो आपको ये शेडेड एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी क्या आंसर आएगा, π/8 आएगा कि नहीं आएगा, कितना होगा π/8। इस बात को याद रखिए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स एक्सेस होती है ना। तो आपने क्या बोला, एक ऐसा एरिया आपको ढूंढना था जो सर्कल से, इस लाइन से और y इज इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सेस के बीच में आ रहा है, तो ये वाला एरिया की बात हो रही है। ये पूरे एरिया का 1/8 है, यानी कि π/8 आ जाएगा। अगला इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे आपको बोला है कि इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू -x/y हो जाएगा। सॉल्व करो, y dy इज इक्वल्स टू -x/dx होगा, इंटीग्रेट कर देते हैं तो कितना आएगा, y² इज इक्वल्स टू -x² प्लस c, जिसको आप लिखोगे x² प्लस y² इज इक्वल्स टू c, जिसको आप लिख सकते हो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 2c। 2c से एक नया कांस्टेंट आएगा c, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सर्कल का इक्वेशन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन इस पैटर्न पे 2 बार सवाल आया है और बच्चे घूम जाते हैं, घूमना नहीं है। ये जो पैटर्न होता है 1 + x⁴ प्लस x⁴, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। 1 + x² प्लस x⁴ एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो होगा इसका वो क्या होगा, और इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो 1 + x², 1 - x² 1 - x² प्लस x⁴ होगा। यानी कि अब इस इक्वेशन को अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे तो बचेगा सिर्फ ये, है कि नहीं। तो ये dy/dx किसका पूछ रहा है ना, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा, dy/dx नहीं होगा, यहाँ होगा d/dx, है ना, d/dx, ये हटा देना। d/dx किसका पूछ रहा है, अगर आप इसको नीचे ले आके इससे डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट ये बचेगा, यानी ये पूछना चाह रहा है 1 + x² प्लस x⁴ का, और ये बराबर है आपका ax प्लस bx²। a और b की वैल्यू चाहिए हमें। इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2x प्लस 4x³ आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ax प्लस bx³ आया। a की जगह लिखा है 2 और b की जगह लिखा है 4, तो अब रिलेशन चेक करना है कि कौन सा रिलेशन हमारा करेक्ट होगा। a प्लस b, ये तो क्या ही दिया हुआ है, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b नहीं, बल्कि b जो है वो 2 टाइम्स ऑफ a है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। 25 क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल सा सवाल है, क्या f ऑफ x इंटू वाई बराबर fx प्लस xy, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो प्रोडक्ट को प्लस में तोड़ देती है ना। क्या बता सकते हो इसका जवाब, तो ठीक है, इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगी, इसका जवाब तुम बताओगे, वो भी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप ये मॉडल पेपर एज यूजुअल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जितने भी मॉडल पेपर आ रहे हैं बैक टू बैक, इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ और इनको प्रॉपरली सॉल्व करो और अपने आंसर्स को टैली करो। जितने भी नई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मिल रही है क्वेश्चन को करने के लिए, उनका एक स्पेशल रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाने में मदद करती हैं। तो हैप्पी होली एवरीवन, एंजॉय, टेक केयर एंड जय हिंद।